चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और सुबह सुबह बैलों की घंटियों की आवाज़ पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत खपरैल की थी और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी घर में रहता था भोला किसान। भोला के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन भोला उसे अपनी माँ जैसा मानता था। भोला की पत्नी गंगा बहुत सीधी सादी और मेहनती औरत थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, चूल्हा जलाती, पशुओं को चारा देती और फिर खेत में भोला का हाथ बंटाती। उनकी एक बेटी थी, राधा। राधा उम्र में सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन समझ में गांव के बड़े बूढ़ों से भी आगे थी। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, पर अपने माँ बाप को छोड़कर शहर जाने का मन भी नहीं करता था। बाबा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? बारिश कभी होती है, कभी नहीं होती। फसल कभी अच्छी होती है, कभी खराब। फिर भी आप इस मिट्टी से इतना प्यार क्यों करते हो? बिटिया, ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है, इसमें हमारे बाप दादा का पसीना मिला है। जब तक हम इस मिट्टी को नहीं छोड़ते, तब तक हमारी पहचान बची रहती है। मिट्टी से बड़ा कोई धन नहीं होता। यही पेट भरती है, यही इज्जत देती है। राधा चुप हो गई। उसे पिता की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिल में उतर गई। गांव में एक साहूकार था, लाला राम। नाम लाला राम था, लेकिन दिल काला था। वह गरीब किसानों को कर्ज देता और फिर ब्याज के नाम पर उनकी जमीन निगल जाता। कई किसान उसकी वजह से मजदूर बन चुके थे। किसी की भैंस बिक गई, किसी का खेत चला गया, किसी का घर गिरवी पड़ गया। भोला भी लाला राम से बचकर रहता था, लेकिन उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, फसल आधी भी नहीं हुई। घर में अनाज खत्म होने लगा। सुनते हो, घर में बस 2 दिन का आटा बचा है। राधा की पढ़ाई का खर्च भी है, ऊपर से बीज और खाद भी चाहिए। कुछ करना पड़ेगा। लाला राम के पास नहीं जाऊंगा। वो आदमी कर्ज नहीं देता, गला पकड़ता है। राधा कोने में लेटी थी, लेकिन सो नहीं रही थी। वह माँ बाप की बात सुन रही थी। लेकिन मजबूरी बड़ी चीज होती है। कुछ दिन बाद जब बैल के लिए चारा भी खत्म हो गया, तब भोला टूट गया। वह लाला राम के दरवाजे पर पहुंचा। आओ भोला, आज कैसे रास्ता भूल गए? लाला जी, थोड़ा कर्ज चाहिए, फसल होते ही चुका दूंगा। कितना? 10,000 रुपए। मिल जाएंगे, लेकिन कागज पर अंगूठा लगाना पड़ेगा। कागज में क्या लिखा है? अरे भोला, तू तो पढ़ा लिखा नहीं है। हम गांव के आदमी हैं, धोखा थोड़े देंगे। बस ब्याज की बात है। भोला डर गया, लेकिन मजबूरी ने उसे अंधा कर दिया। उसने अंगूठा लगा दिया। कागज पढ़वाया था। बाबा, आपने बिना पढ़े अंगूठा लगा दिया। मजबूरी थी बिटिया। दिन बीतते गए। भोला ने बीज खरीदा, खेत तैयार किया और भगवान से बारिश की प्रार्थना की। इस बार बारिश आई, खेत हरे हो गए। भोला के चेहरे पर फिर उम्मीद लौट आई। बाबा, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ बिटिया, इस बार लाला राम का कर्ज उतार देंगे। लेकिन लाला राम की नजर फसल पर नहीं, जमीन पर थी। कटाई के समय फसल सच में अच्छी हुई। घर में खुशी थी। गंगा ने गुड़ की खीर बनाई। कई महीनों बाद घर में हंसी सुनाई दी। लाला जी, ये आपका कर्ज और ब्याज। भोला, ये तो सिर्फ ब्याज है, असली रकम तो अभी बाकी है। क्या कह रहे हैं लाला जी?
मैंने 10,000 लिए थे। इसमें लिखा है कि 1 साल में 20,000 ब्याज, और अगर रकम पूरी ना दी तो 2 बीघा जमीन मेरे नाम। लाला जी, आपने धोखा किया। जबान संभाल भोला, अंगूठा तेरा है या मेरा? भोला कुछ नहीं कर पाया। वह घर लौट आया। उसकी आंखें सूनी थीं। क्या हुआ बाबा? बेटिया, हमारी जमीन चली जाएगी। ये कागज गलत है। इसमें तारीख भी ठीक नहीं है और गवाहों के नाम भी नकली लग रहे हैं। अब क्या होगा? अब पंचायत होगी। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। बड़े बरगद के नीचे सभी लोग जमा हुए। लाला राम भी आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। भोला, तुम्हारी शिकायत क्या है? भोला ने कांपती आवाज में सब बताया। सब झूठ है। कागज पर अंगूठा लगा है, जमीन मेरी होगी। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास सबूत है कि आपने मेरे बाबा के साथ धोखा किया है। लड़की जात पंचायत में बोलेगी। बात लड़की या लड़के की नहीं है, बात सच और झूठ की है। बोल बेटी। इस कागज में लिखा है कि मेरे बाबा ने 10,000 रुपए लिए और 1 महीने बाद 20,000 ब्याज देना था। लेकिन जिस तारीख का कागज है उस दिन मेरे बाबा गांव में थे ही नहीं। वो उस दिन माँ को लेकर सरकारी अस्पताल गए थे। अस्पताल की पर्ची मेरे पास है। ये पर्ची नकली है। कागज पर 2 गवाहों के नाम हैं, हरिया और नंदराम। हरिया काका तो पिछले साल मर चुके हैं और नंदराम चाचा 3 महीने से शहर में हैं। फिर उन्होंने गवाही कैसे दी? लाला राम, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। क्या जवाब है? लाला जी ने मेरे बाबा की अनपढ़ता का फायदा उठाया है। आज अगर पंचायत चुप रही तो कल किसी और गरीब का खेत जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी भैंस भी इसी ने ब्याज में ले ली थी। यह कागज धोखे से बनाया गया है। भोला की जमीन उसी की रहेगी और लाला राम अब किसी किसान को बिना साफ हिसाब के कर्ज नहीं देगा। गांव में सहकारी कोष बनेगा ताकि गरीब किसान साहूकारों के जाल में न फंसें। पूरा गांव राधा का तारीफ करने लगा। बाबा, ऐसा मत करो। मेरे पैर मत छुओ। बिटिया, तूने आज मेरी जमीन नहीं, मेरी इज्जत बचाई है। बाबा, आपने मुझे पढ़ाया, तभी मैं बोल पाई। अगर बेटी पढ़ेगी तभी घर बचेगा। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया। गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटा किसान समूह बनाया। हर किसान थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता। जरूरत पड़ने पर उसी से मदद मिलती। ब्याज कम था, हिसाब साफ था। राधा ने गांव की और लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू किया। शाम को नीम के पेड़ के नीचे छोटी सी पाठशाला लगती। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, पढ़ाई इंसान को धोखे से बचाती है। भोला अब भी खेत में काम करता था। फर्क बस इतना था कि पहले वह मजबूरी में झुककर चलता था, अब इज्जत से सीना सीधा करके चलता था। बरसों बाद वहीं राधा गांव की पहली महिला कृषि अधिकारी बनी। उसने किसानों को सिखाया कि मिट्टी की जांच कैसे होती है, बीज कैसे चुनते हैं, बारिश का पानी कैसे बचाते हैं और कर्ज लेने से पहले कागज कैसे पढ़ते हैं। एक दिन वही लाला राम बूढ़ा होकर राधा के पास आया। उसका बेटा शहर चला गया था, दुकान बंद हो चुकी थी और वह अकेला था। बेटी, मैंने बहुत गलतियां की, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। आज कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं है। लाला जी, गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती मान लेना भी बड़ी बात है। क्या गांव वाले मुझे माफ करेंगे? माफी मांगनी पड़ेगी और जितना हो सके लोगों का नुकसान लौटाना पड़ेगा। अगली पंचायत में लाला राम ने सबके सामने माफी मांगी। उसने अपनी बची हुई जमीन का एक हिस्सा गांव के किसान कोष के नाम कर दिया। गांव वालों ने उसे तुरंत गले तो नहीं लगाया, लेकिन नफरत भी छोड़ दी। रामपुर गांव धीरे धीरे बदलने लगा। लोग अब कागज पढ़कर अंगूठा लगाते, लड़कियां स्कूल जाने लगीं, किसान मिलकर बीज खरीदते।
कोई अकेला परेशान होता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता। बिटिया, तूने सच में मिट्टी का कर्ज चुका दिया। बाबा, मिट्टी का कर्ज कभी पूरा नहीं चुकता, बस इसे बचाते रहना पड़ता है। गरीब की सबसे बड़ी